नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 2 अगस्त 2021 का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स कौन कौन सा चेक करते हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द ड्रॉ ऑफ स्पेस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, ये हमारे फॉर्मर एम्बेसडर श्रीनिवासन साहब ने लिखा है। ए साइकिल ऑफ लो ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन, इकोनॉमी से रिलेटेड है। एंड तीसरा द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इस 3 आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले द ड्रॉ ऑफ स्पेस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। देखिए, इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको काफ़ी सारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऑथर ने इस आर्टिकल में काफ़ी टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल किया है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो जब तक आप इसके बेसिक जानकारी नहीं लोगे तो आपको ये आर्टिकल समझ में ही नहीं आएगा। तो वो सब आपको मैं समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हेडिंग ये कह रहा है ड्रॉ ऑफ स्पेस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। आप देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हेडिंग में तो लिखा है पर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है। आर्टिकल में केवल इंट्रोडक्शन में यही बताया है कि जेफ बेजोस का जो रीसेंट स्पेस जर्नी हुआ था, इस जर्नी के बाद जेफ बेजोस ने यह बोला था क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए उनका भी इंटेंशन है। उनका कहना यह है जितने भी हम इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजीज वगैरह बना रहा है जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन में रिजल्ट करते हैं या ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट करते हैं, वो सबको हमें स्पेस में लेके जाना चाहिए और हमारे अर्थ को छोड़ देना चाहिए। जैसा है वैसे ही रखना चाहिए। तो अर्थ के ऊपर ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मत करो, सारी चीज़ें आप स्पेस में लेके जाओ। बस ये बता के उनका कहना खत्म हो गया। बाकी पूरी आर्टिकल में बिल गेट्स का जो टेराफोर्स कंपनी है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बना रहा है डेवलपिंग कंट्रीज का, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनके एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है उनके एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, इसके बारे में। तो इसका कुछ एडवांटेजेस भी बताया है और कुछ लोगों ये जो बिल गेट्स का टेराफोर्स कंपनी के अगेंस्ट भी कुछ स्टेटमेंट्स लेके आया है। वो सारी चीज़ें हम समझेंगे और जितने मैंने बोला था टेक्निकल टर्म्स है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। मेरी तरफ से कोशिश रहेगा बेसिकली। देखिए, expanded use of nuclear technologies offer immense potential to meet important development needs। एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, आजकल दुनिया में जो एनर्जी नीड्स है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो हर चीज़ के लिए चाहिए, इनोवेटेबल चीज़ है, ये तो आपको पता है। अब एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कौन सा एनर्जी का इस्तेमाल होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है? मैक्सिमम जो है फोसिल फ्यूल बर्निंग से ही होता है, ये आपको पता है। थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल होता है जिसमें कोल जलाया जाता है। तो इससे क्या होता है? कार्बन एमिशंस होता है। तो हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के चक्कर में जितने फोसिल फ्यूल्स हम बना रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है? कार्बन एमिशंस हो रहा है। और कार्बन एमिशंस की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड साइन किस लिए हुआ था? इन कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए तो हुआ था। तो ऐसे कैसे हम कर सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी में हम डिपेंड हो सकते हैं पर इसका भी एक लिमिट है। इतना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक बात तो आपको पता है। इसका लिमिटेशन है। जब थर्मल एनर्जी इतने सारे आउटपुट हमें दे रहा है तो कौन जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे? फिर भी सारे कंट्रीज की कोशिश तो है रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, उसको हम छोड़ नहीं सकते, वो अलग बात है। अब देखिए, इस आर्टिकल में इन्होंने ये बोला है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे हमारा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नीड्स को हम फुलफिल कर सकता है। देखिए दोस्तों, वैसे न्यूक्लियर एनर्जी देखा जाएगा तो एक सेफ एनर्जी बोल सकते हैं। सेफ इन द सेंस उसमें कोई एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता। जैसे फोसिल फ्यूल बर्निंग में कार्बन एमिशंस होता है, इस तरह की कोई कार्बन एमिशंस नहीं होता न्यूक्लियर एनर्जी से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। पर उसका प्रॉब्लम भी है, एक सेफ्टी का प्रॉब्लम है, क्योंकि 2011 में जापान में एक इंसिडेंट हुआ था, फुकुशिमा डाइची एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, जब उधर का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो एक्सप्लोड हुआ था। उसकी वजह से आपको पता है अगर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा? रेडिएशंस लीक होगा। और रेडिएशंस लीक होगा तो आपको पता ही है क्या क्या हो सकता है, जनरेशंस तक इसका इंपैक्ट हो सकता है। तो इस एक्सीडेंट के बाद जितने कंट्रीज तब तक न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे थे, मैक्सिमम छोड़ दिए। मतलब तब तक सब आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पीछे था कि हमें भी आप ये दे दो, कि सैंक्शंस दे दो, ये हमें भी इसे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, सारे कंट्रीज लेके आते थे। पर ये इंसिडेंट के बाद सबको डर लग गया, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के पीछे पीछे जाते जाते कहीं सेफ्टी में हम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं दोस्तों? आप देखिए, वैसे ही फुकुशिमा डाइची एक्सीडेंट के बारे में बताऊंगा तो कुछ लोग बोलते हैं उधर एक अर्थक्वेक हुआ था, इसकी वजह से हुआ था करके। पर और एक रिपोर्ट ये आया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कूलेंट है ना, जो न्यूक्लियर
एनर्जी से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको एक्चुअली जनरेटर में जो ट्रांसफर करते हैं टर्बाइन घुमाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो हीट एनर्जी का यूज होता है ना, उस कूलेंट खराब हो गया था, उसकी वजह से जो टेम्परेचर 1000 डिग्री टेम्परेचर वाला हीट वेव्स आया था करके बोला था। वो अलग बात है, बस आपको ये जानना है कि फ्यूकुशिमा डाइची इंसिडेंट क्या था। बेसिकली एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था उधर, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ था, काफ़ी नुकसान हुआ था। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला, सारे कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे जाना कुछ देर के लिए सही छोड़ दिया था, पर न्यूक्लियर इंडस्ट्री वाज एट ए स्टैंड स्टिल एक्सेप्ट इन रशिया, चाइना एंड इंडिया। पर रशिया, चाइना एंड इंडिया जैसे कंट्री तभी भी कुछ काम कर रहे थे न्यूक्लियर सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट्स के लिए। पर इवन इन इंडिया द expected installation of imported reactors did not materialize because of our liability law and anti-nuclear protest in proposed locations। कहने का मतलब यह है इंडिया में भी इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि इंडिया अपना न्यूक्लियर एनर्जी इंक्रीज करने के प्लान में था। काफ़ी सारे रिएक्टर्स हम रशिया से, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते थे, पर इसके बाद हमारा भी थोड़ा बहुत स्टॉल हो गया। ऊपर से हमारा लायबिलिटी लॉ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। लायबिलिटी लॉ क्या है? देखिए, सिविल लायबिलिटी लॉ बोलते हैं इसको। जो ए न्यूक्लियर कुछ एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से अगर लोकल कम्युनिटी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए, एक इंश्योरेंस टाइप का देना चाहिए। तो बेसिकली एक न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए जो कम्युनिटी को जो अफेक्ट करते हैं, अगर न्यूक्लियर कोई रिएक्टर आसपास आने से जो उधर के लोकल कम्युनिटी को जितने भी इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, वो सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हमारे सिविल लायबिलिटी लॉ में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से इसमें ऐसे कई सारे प्रोविजंस हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इंस्टॉलेशन को स्टॉप कर सकता है। तो इसकी वजह से, और एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट भी होता है। जब भी गवर्नमेंट कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप करने आता है कहीं भी, तो उधर के लोकल लोग जो है प्रॉब्लम तो करेगा ही। तो ये सब की वजह से इंडिया में भी न्यूक्लियर सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, ये ऑथर का कहना है, राइट। अब देखिए, India had to go in for more indigenous reactors to increase the nuclear component of its energy mix। ये क्या कह रहा है? इंडिया को इंडिजिनियस रिएक्टर्स डेवलप करना पड़ा, क्योंकि देखिए 2008 से पहले, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन होने से पहले इंडिया इतना न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह इंपोर्ट नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि देखिए, आपको एनपीटी के बारे में पता होगा ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये एक्चुअली इंडिया ने साइन नहीं किया था। क्यों नहीं साइन किया था? आप देखिए दोस्तों, इसको इंडिया ने इसलिए साइन नहीं किया था, जितने भी डेवलप्ड कंट्री से वो न्यूक्लियर एनर्जी से अपना पूरा वारहेड, पूरे वेपन्स बना दिए, अपने आर्सेनल जो है भर दिए पूरे वेपन से। और इसके बाद जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ये बोल रहा है कि आप लोग अभी न्यूक्लियर टेस्ट मत करो, जबकि उन्होंने 1000 तक टेस्ट करा के बैठ गए, सब कुछ सेट करके बैठ गए, और हमें बोला कि अभी आप मत करो। ऐसे कैसे चलेगा? इंडिया ने कभी साइन नहीं किया, और इंडिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट भी कराया। तो इसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, सैंक्शंस वगैरह हुआ था बाहर से। तो हम ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह जो इंपोर्ट करना चाहिए हमें वो सब हम कर नहीं पाते थे। ऊपर से आपको पता है यूरेनियम जो फ्यूल है वो हमारे लिए इतना अवेलेबल नहीं था, क्योंकि यूरेनियम 238 जो होता है, यूरेनियम 238 जो है, इतना रिसोर्स इंडिया में इतना उसका प्रेजेंस नहीं है। तो ये भी हमें इंपोर्ट करना पड़ा, पर उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। हम यूरेनियम 238 की जगह हम थोरियम यूज़ करते हैं, ठीक है। थोरियम का 1/3 रिजर्व इंडिया में है, तो थोरियम के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरेनियम 238 जो है हमें बाहर से फ्यूल है इंपोर्ट करना था, तो ये सब हो नहीं पा रहा था। तो काफ़ी कुछ रीजन से इंडिया में भी न्यूक्लियर सेक्टर जो है इतना डेवलप नहीं हुआ था, ये बोल रहा है। अब देखिए, after intensive efforts to strengthen nuclear safety, as said in this article, and with global warming becoming ever more apparent, nuclear power is regaining a place in global debates as a climate-friendly energy option once again। मैंने आपको बोला था, जापान इंसिडेंट के बाद लोग ये न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे जाना बंद कर दिया था। पर क्या हुआ, अभी जैसे ये क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो आजकल कंट्रीज क्या फिर से ये न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे है। कंट्रीज सच एज जापान एंड जर्मनी रीओपन देयर रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। जापान, जर्मनी जैसे कंट्री है वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स फिर से ओपन किए हैं। अब ये देखने को मिल रहा है 2021 में मैक्सिमम कंट्रीज जो है धीरे धीरे अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप करने के चक्कर में है, और न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के चक्कर में है। अब आपको पता ही होगा यूएई में उन्होंने बनाया था, और शायद साउथ ईस्ट एशिया में भी एक कंट्री ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम करेक्टली। तो बेसिकली ऑथर का कहना यह है, अब फिर से ये न्यूक्लियर सेक्टर रिवेव हो गया है। अब देखिए, हम डिस्कस करेंगे गेट्स प्लान, बिल गेट्स का जो प्लान है वो क्या है, इसके बारे में बेसिकली बताया है ऑथर ने। देखिए, इवन व्हेन द अनसर्टेनिटी कंटिन्यूज एंड द एंटी न्यूक्लियर लॉबी इज गेनिंग मोमेंटम, TerraPower, the nuclear company founded by Mr. Gates, has just announced an agreement with private funders, including Warren Buffett and the state of Wyoming, US, to site its Natrium fast reactor demonstration project there। अब देखिए, एंटी न्यूक्लियर
लॉबी तो है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को कुछ सेक्शन ऑफ पीपल जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इसकी जो सेफ्टी है ये कोई बोल नहीं सकता, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मतलब एक्सप्लोजन टाइप का हो सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, तो इससे प्रॉब्लम तो हो सकता है ना। तो कुछ लोग डरते हैं अभी भी इसके अगेंस्ट है। इसके बावजूद बिल गेट्स, वारेन बफेट, ये सब मिलकर एक कंपनी बनाया है, बेसिकली गेट्स का ही कंपनी है, टेरा पावर करके, ये नाम आप ध्यान दीजिएगा, टेरा पावर कंपनी इनका, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाएगा। तो मैंने आपको बोला था जो डेवलपिंग कंट्री से, अंडर डेवलप कंट्री से, उनके एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स काम आ सकता है। ठीक है। मोरओवर, सिंस इट फॉल्स विद इन द एडवांस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोजेक्ट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, द डिपार्टमेंट विल सब्सिडाइज द प्रोजेक्ट। ऊपर से गवर्नमेंट भी उसको सब्सिडी दे रहा है, तो गवर्नमेंट भी ये कह रहा है आप इस तरह की फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाओ ताकि इसे एनर्जी क्रिएट कर सके। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है जो टेरा पावर बना रहा है। मैं आपको बताता हूं फास्ट ब्रीड रिएक्टर क्या है। ये समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। आप में से कई लोगों को ये पता होगा, फिर भी और एक बार मैं बता देता हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर हो या थर्मल रिएक्टर हो या कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो या कोई विंड मिल प्रोजेक्ट हो, उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना हो तो एक बेसिक चीज होनी चाहिए। क्या है? आपने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा फैराडेज लॉ के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करना चाहिए, तब जाके ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए क्या है? आपको टर्बाइन को घुमाना होगा। बेसिकली टर्बाइन घूमेगा, बेसिकली डायनामो घूमेगा, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कट होगा, क्योंकि इसके बीच में मैग्नेट रहता है, तब जाके ईएमएफ इंड्यूस होगा। आप देखिए, नॉर्मली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में वो टर्बाइन कैसे घुमाता है? पानी को ऊपर से नीचे की तरफ गिराता है, तब ये टर्बाइन के ऊपर गिरता है, टर्बाइन घूमता है, फिर जाके ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर एक विंड मिल है तो क्या होगा? विंड मिल में तो इसी है, बस हवा से ये घूमता है, घूम गया, बस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे न्यूक्लियर एनर्जी और थर्मल एनर्जी में ये कैसे होता है। देखिए, इसमें बेसिकली टर्बाइन घुमाता है स्टीम की सहायता से, बेसिकली हीट एनर्जी से। आप देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन होता है। मैक्सिमम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम 235 यूज करते हैं। देखिए, यूरेनियम जो है उसका 99% आपको यूरेनियम 238 मिलेगा इस दुनिया में। थोड़ा सा 1% से नीचे ही आपको यूरेनियम 235 मिलेगा। इसी का यूरेनियम 235 का क्या होता है? फिशन होता है। फिशन मतलब इसमें जाके एक न्यूट्रॉन हिट होता है, तब ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब यूरेनियम 235 में जब एक न्यूट्रॉन आके हिट करता है, इसका न्यूक्लियर फिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये फिशन जब होता है, इसमें इमेंस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है। इसी हीट को कूलेंट की सहायता से जनरेटर्स में ट्रांसफर करते हैं, तब जाके टर्बाइन घूमता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये बेसिक है, बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आप क्या क्या समझा? 235, यूरेनियम 235। आप देखिए, आपने सुना होगा यूरेनियम एनरिचमेंट करके। ये एनरिचमेंट क्या होता है दोस्तों? अक्सर आप पढ़ते होंगे ना, वेपन ग्रेड यूरेनियम, यूरेनियम एनरिचमेंट। देखिए दोस्तों, ये जो यूरेनियम 235, मैंने आपको क्या बोला, यूरेनियम का मैक्सिमम आपको यूरेनियम 238 मिलेगा। यूरेनियम 238 को न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर कम यूज करते हैं, क्योंकि इसको अगर न्यूट्रॉन हिट करेगा, इतना फिजाइल नहीं है ये। मतलब ये बेसिकली यूरेनियम 238 के ऊपर अगर एक न्यूट्रॉन हिट होगा, तो जैसे यूरेनियम 235 दो भागों में डिवाइड हो जाता है ना, वैसे यूरेनियम 238 इतना जल्दी नहीं होता है। तो प्रिफरेबली यूरेनियम 235 सही है। इसलिए यूरेनियम 235 को सब एनरिच करते हैं, मतलब इसको ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, जब यूरेनियम 238 को एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर डाल के घुमाते हैं ना, तो यूरेनियम 238 का मास तो ज्यादा है, ये बीच में रह जाता है, एंड जो यूरेनियम 235 है ये साइड में आ जाता है। बेसिकली एक सेंट्रीफ्यूगल पंप रहता है, इसके अंदर यूरेनियम 238 को डाल देते हैं, फिर ये घुमा देते हैं। तो नीचे बीच वाला रोड है, इधर पूरा यूरेनियम 238 आ जाता है, एंड 235 जिसका मास कम है वो साइड में आ जाता है, फिर इधर से इसको निकाल लेते हैं। तो इसको बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब आप ध्यान दीजिएगा, ये यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट की बात किया जाता है। ठीक है, ये समझ गया। अब आप सोच रहे होंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता होगा। देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एक ही फर्क है कि इसमें जो कूलेंट है, नॉर्मल रिएक्टर्स में कूलेंट क्या यूज करते हैं? हेवी वाटर यूज करते हैं, हेवी वाटर। ठीक है, इंडिया में मैक्सिमम हम हेवी वाटर यूज करते हैं। हेवी वाटर क्या करते हैं? जितना हीट एनर्जी है उसको ट्रांसफर करते हैं बेसिकली। ठीक है, हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ट्रांसफर करते हैं। पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या है ना, एज द नेम इंडिकेट्स दिस इज फास्ट। इसमें जो न्यूट्रॉन हीटिंग है वो भी फास्ट है, एंड इसमें जो कूलेंट यूज होता है वो लिक्विड सोडियम है, लिक्विड सोडियम।
सोडियम का लैटिन नेम है नाट्रियम, आपने सुना होगा नाट्रियम करके। अब नाट्रियम से ये सोडियम का जो केमिकल फॉर्मूला है ना, सोडियम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na है, ये Na आया है, तो इसको कभी नाट्रियम फास्ट रिएक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कूलेंट लिक्विड सोडियम यूज होता है ना दोस्तों, इसको नाट्रियम फास्ट रिएक्टर बोलते हैं। यही प्लान कर रहा है टेरा पावर, राइट, समझ में आ गया ना आपको। तो टेरा पावर नाट्रियम फास्ट रिएक्टर बनाने की कोशिश में, इसमें बिल गेट्स के साथ कौन कौन है, एक तो वॉरेन बफेट है एंड स्टेट ऑफ योमिंग है यूएस का, एंड कई सारे अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है, इन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया, वो है हिटाची, हिटाची शायद जापान का है, तो हिटाची के साथ मिलकर ये नाट्रियम फास्ट रिएक्टर बना रहा है, राइट। अब देखिए, मिस्टर गेट्स बिलीव्स दैट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स विल रिप्लेस द करंट रिएक्टर्स। The Department of Energy and other nuclear enthusiasts also believe that small factory-built modular reactors will be cheaper and safer। तो ये क्या बहुत बड़ा सा रिएक्टर नहीं बनाएगा, छोटे छोटे रिएक्टर्स बनाएंगे जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर दूसरे देशों को सप्लाई करेगा। तो ये जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर या थर्मल एनर्जी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश में है, राइट। एंड और क्या बोला है, दे वांट टू compete विथ चाइना एंड रशिया। देखिए चाइना एंड रशिया न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे टॉप करता है, तो इसके साथ यूएस compete नहीं कर पाते अभी तक, तो बिल गेट्स को मैक्सिमम सपोर्ट दिया जा रहा है। आप रिसर्च करो, डिजाइन करो, जो भी करके आप इस तरह की फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाओ और ये न्यूक्लियर सेक्टर में भी हम डोमिनेट हो जाएंगे। तो ये यूएस का प्लान है। यूएस का और भी प्लान्स है, ऐसे कुछ भी नहीं सोच के यूएस कुछ करेगा नहीं। देखिए, अनदर बेनिफिट एनविसाज्ड इज दैट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स विल प्रोवाइड ए सॉलिड न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल बेस फॉर मीटिंग यूएस मिलिट्री न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट्स। यूएस का मिलिट्री न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करने के लिए ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो इनका प्लान ये भी है, ये नहीं कि दूसरे कंट्रीज को हेल्प करना या अपना न्यूक्लियर एनर्जी को और ज़्यादा वाइड करना। इनका जो वेपन्स भी है उसको भी एनर्जी सप्लाई करने की प्लान किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऑपोजिशन टू गेट्स प्लान। अभी तक मैंने आपको गेट्स प्लान का पॉजिटिव साइड्स बताया कि वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाएंगे और दूसरे कंट्रीज को सप्लाई करेंगे, उनके एनर्जी नीड्स को फुलफिल करेंगे विदाउट एनी कार्बन एमिशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप देखिए, इनके अगेंस्ट भी कुछ लोग आया है, इसके जो नेगेटिव साइड से ये बता के, ये भी हम डिस्कस करेंगे और हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के बारे में और थोड़ा इन डेप्थ जानेंगे, ये भी जरूरी है। देखिए, फेलियर ऑफ अर्लियर एफर्ट्स। पहले तो ये लोग बोल रहा है पहले इस तरह का प्लान बनाया था वो सब फेल हो गया था, तो अननेसेसरली टाइम एफर्ट का वेस्टेज हो रहा है। दूसरा ये बोल रहा है रिस्क ऑफ टर्निंग ऑफ इनर्ट यूरेनियम टू प्लूटोनियम एंड देन यूजिंग प्लूटोनियम एज फ्यूअल। देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के अंदर जो प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बताऊंगा अभी। देखिए, नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन आके यूरेनियम 235 के ऊपर हिट करता है एंड यूरेनियम 235 जो है डिवाइड हो जाता है, इसको फिशन बोलते हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। बेसिकली होता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन। इतना डीप आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। यूरेनियम 235 डिवाइड होता है बेरियम एंड क्रिप्टन में, ठीक है। और इसके साथ साथ ये 3 न्यूट्रॉन्स को छोड़ भी देते हैं एंड इन 3 न्यूट्रॉन्स फिर से कोई और यूरेनियम 235 के ऊपर हिट करता है। तो इसी तरह ये जो रिएक्शन है ये चेन रिएक्शन बन जाता है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। एक बार न्यूट्रॉन हिट हो गया, बस हो गया, ये चेन रिएक्शन हो जाएगा, बस क्लियर। अब मैंने आपको यह भी बोला था यूरेनियम 235 यूज होता है, यूरेनियम 238 यूज नहीं होता है, जबकि यूरेनियम 238 जो है प्लेंटी अवेलेबल है। मैंने आपको यह भी बोला था दुनिया में जितने भी यूरेनियम है उसका 99% से ज्यादा जो है यूरेनियम 238 आपको मिलेगा एंड लेस देन 1% जो है आपको यूरेनियम 235 मिलेगा। और यूरेनियम 235 सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है। आप देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में इसके अलावा कुछ और होता है। देखिए, अगर आप यूरेनियम 238 को यूज करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बोला था यूरेनियम 238 इतना एक फिसाइल मटेरियल नहीं है, मतलब इसके ऊपर अगर न्यूट्रॉन हिट करेगा तो इतना जल्दी वो फिशन नहीं हो पाता जितना अच्छा सा यूरेनियम 235 में होता है। आप देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में ये लोग यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, यूरेनियम 238 के ऊपर जब एक न्यूट्रॉन हिट होता है, ये क्या हो जाता है ना, एक तो फास्ट हीटिंग होना पड़ेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन U238 जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये बन जाएगा क्या, नेप्टूनियम बन जाएगा। इसको बोलते हैं नेप्टूनियम करके एक एलिमेंट है, वो बन जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद नेप्टूनियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर बन जाएगा प्लूटोनियम, ठीक है। अब ये प्लूटोनियम जो है यूरेनियम 235 जैसा काम कर सकता है, एक फिसाइल मटेरियल है, ये भी न्यूक्लियर फिशन होके एनर्जी रिलीज करेगा,
अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में यही होता है। देखिए, रिस्क ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इनेट यूरेनियम टू प्लूटोनियम, यूरेनियम टू प्लूटोनियम मतलब इसके बीच पे नेप्ट्यूनियम भी बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली यूरेनियम नेप्ट्यूनियम बनेगा, नेप्ट्यूनियम फिर प्लूटोनियम बनेगा, एंड देन यूजिंग प्लूटोनियम एज फ्यूल। तो बेसिकली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में क्या होता है, यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम 238 के ऊपर जब एक न्यूट्रॉन हिट होता है वो बन जाता है क्या, नेप्ट्यूनियम। नेप्ट्यूनियम से फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक फिसेल मटेरियल है, यूरेनियम 235 जैसा ये काम करेगा। एंड दे हैव आर्ग्यूड इन देयर आर्टिकल दैट दे कैन इवन ब्रीड एक्सेस प्लूटोनियम टू फ्यूल न्यू फास्ट रिएक्टर्स। ब्रीड मतलब न्यूक्लियर टर्मिनोलॉजी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन लोगों का कहना यह है इस तरह यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करेंगे ना तो ज्यादा प्लूटोनियम बनेगा, और प्लूटोनियम जितना कंज्यूम हो रहा है ना, बेसिकली जितना यूरेनियम 238 कंज्यूम हो रहा है उससे ज्यादा प्लूटोनियम बनेगा उसमें से, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से। तो ये प्लूटोनियम क्या है ना, ये कंसर्न वाली चीज है, ये खतरनाक चीज है। दिस कैन बी यूज टू डेवलपिंग बॉम्ब। तो ये जो प्लूटोनियम ज्यादा बनेगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में, इससे बॉम्ब भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड ये ज्यादा रेडियो एक्टिव है ना तो इससे सेफ्टी प्रॉब्लम्स भी है। दे आर अफ्रेड दैट अवेलेबिलिटी ऑफ प्लूटोनियम थ्रू कमर्शियल चैनल्स वुड बी फ्रॉट विथ डेंजर्स। तो प्लूटोनियम ज्यादा प्रोड्यूस होने से प्रॉब्लम भी तो है, समझ गए ना आप। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये ओपोजिशन कह रहा है बिल गेट्स का प्लान में ये प्लूटोनियम का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ब्रीडिंग हो रहा है, ये खतरनाक है। एंड टेरापावर अनाउंस्ड इन मार्च दैट नाट्रियम वुड बी फ्यूल्ड विथ यूरेनियम एनरिच्ड टू 20% U-235 रादर दैन एक्सप्लोसिव प्लूटोनियम। पर टेरापावर ने मार्च में अनाउंस किया ये जो नाट्रियम है, नाट्रियम मतलब क्या है, वही है बेसिकली जो सोडियम कूलेंट यूज होता है, नाट्रियम रिएक्टर्स जो फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स है इनमें ऐसे कूलेंट यूज होता है, नाट्रियम बेसिकली सोडियम वुड बी फ्यूल्ड विद यूरेनियम एनरिच्ड टू 20% U-235 रादर दैन एक्सप्लोसिव प्लूटोनियम। इन्होंने ये बोला था हम प्लूटोनियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम यूज करेंगे यूरेनियम 235 ही, वो भी 20% में। अब वैसे 235 का 20% तक सिविलियन यूज माना जाता है। मतलब मैंने बोला था ना आपको, यूरेनियम 235 का जो प्रोडक्शन है वो 20% के अंदर ही रखना है, उससे ज्यादा हो गया तो वो वेपन ग्रेड यूरेनियम माना जाएगा, मतलब वेपन्स बनाने के लिए ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए ईरान के ऊपर सैंक्शन वगैरह लगाने की बात कर रहे थे ना, उनको तो 10% बोला था, अलग बात है। अब देखिए, but the question being asked is if natrium reactor takes off and offered for export, will the same restraint apply? Currently only a handful nations can make 20% enriched uranium. अब जब ये टेरापावर ने ये बोला हम 20% U-235 का इस्तेमाल करेंगे, तब ये भी एक क्वेश्चन आ गया। मतलब अगर आप ये 20% U-235 का बात करते हो तो जितना कंट्रीज ये यूज करेंगे रिएक्टर्स उनको भी यूरेनियम एनरिच करना होगा। अभी के लिए बहुत कम कंट्रीज है जो यूरेनियम 235 कम से कम 20% तक एनरिच करता है। जब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और पॉपुलर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो सारे कंट्रीज यूरेनियम फिर एनरिच करते रहेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्रिटिक्स बिलीव दैट देयर विल बी अ रश टू मेक 20% एनरिच यूरेनियम वर्ल्ड वाइड। द मेन ऑब्जेक्शन टू न्यूक्लियर एनरिचमेंट बियॉन्ड ए पॉइंट इन ईरान अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट इट वुड लीड टू वेपन ग्रेड यूरेनियम बीइंग अवेलेबल फॉर देम। तो जब ये 20% एनरिचमेंट पूरे दुनिया में हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो डेंजरस, क्योंकि वेपन ग्रेड यूरेनियम फिर बन सकता है, ठीक है। तो खामखा ये यूरेनियम 235 का एनरिच करके हम एक डेंजर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ये इनका कहना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, फिर भी और एक बार मैं बता देता हूं ब्रीफली। देखिए दोस्तों, गेट्स का प्लान ये था कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाने का। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में क्या फ्यूल यूज होगा, नॉर्मली क्या फ्यूल यूज होगा, मैंने आपको बताया कि यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। यूरेनियम 238 वैसे इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि यूरेनियम 235 इसके जगह यूज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, यूरेनियम 238 से 235 को निकाल देते हैं, वो मैंने आपको बताया था। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में यूरेनियम 238 के ऊपर वो न्यूट्रॉन हिट कराता है और उसका इलेक्ट्रॉन लूज होके क्या बन जाता है, नेप्ट्यूनियम बन जाता है। नेप्ट्यूनियम से फिर वो प्लूटोनियम बन जाते हैं। अब ये प्लूटोनियम इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्लूटोनियम इज इक्वल टू यूरेनियम 235, ये भी उससे भी खतरनाक है ये जो प्लूटोनियम, इफ ऐसे फ्यूल यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये प्लूटोनियम प्रोडक्शन कंसर्न वाला है। पर टेरापावर ने ये बोला भी था कि हम यूरेनियम 20% मतलब यूरेनियम 235 ही यूज करेंगे, वो भी 20% एनरिचमेंट का। पर ये 20% एनरिचमेंट भी एक प्रॉब्लम है बोल रहा है। मतलब आप बोल रहे हो प्लूटोनियम यूज नहीं करोगे, आप बस एनरिच करेंगे यूरेनियम 235 को 20% तक, ये भी खतरनाक है। दूसरे देश क्या करेंगे, इसी चक्कर में सारे यूरेनियम एनरिच करने के पीछे पड़ेंगे। तो ये वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने में एक हो सकता है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है, ये बता रहा है। अब देखिए इनका फाइनल कंसर्न ये है, फोकस ऑन इंडिया एंड चाइना।
देखिए, बिल गेट्स का टेरा पावर जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स डेवलप कर रहा है, उससे इंडिया चाइना जैसे कंट्री एंकरेज हो सकता है। देखिए, इंडिया चाइना के पास ऑलरेडी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स है एंड चाइना इज बिल्डिंग 2 more फास्ट रिएक्टर्स। तो बिल गेट्स का जो टेरा पावर है, इससे ये लोग एंकरेज हो सकता है एंड इनकी जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स से ये लोग न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, ये इनका डर है। ऊपर से चाइना जो है अभी 2 और फास्ट रिएक्टर्स बना रहा है और इंटरनेशनल कंसर्न ये है चाइना's पॉसिबल वेपन्स प्लूटोनियम प्रोडक्शन। ये लोग प्लूटोनियम तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के नाम देके, क्योंकि आपको मैंने बोला था कैसे यूरेनियम 238 को नेप्टूनियम बनाते फिर उससे प्लूटोनियम फ्यूल बन जाता है। तो ये कंसर्न है, तो इनको ये डर लग रहा है इंडिया चाइना जैसे कंट्रीज जो है जहां न्यूक्लियर सेक्टर थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है, वो लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्लूटोनियम तो नहीं बनाएंगे, बेसिकली इनकी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी तो बढ़ाएंगे नहीं, ये एक कंसर्न है। और चाइना के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, हो भी सकता है ऐसे। एंड ओपोनेंट्स ऑफ टेरा पावर बिलीव दैट इंडिया एंड चाइना विल बी एनकरेज्ड इन देयर एफर्ट्स टू डेवलप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। इसी तरह बिल गेट्स जैसे एक बड़े कंपनी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को बनाएंगे तो इंडिया चाइना जैसे कंट्री से एनकरेज हो सकता है, वो भी बनाना शुरू करेंगे एंड दे मे इवन वांट टू बाय देम फ्रॉम मिस्टर गेट्स। मिस्टर गेट्स से ये भी खरीदेंगे। और दे ऑल्सो थिंक दैट कैरेक्टराइजेशन ऑफ टेरा पावर आर स्मॉल इज ए गिमिक। देखिए, अभी के लिए छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स बना रह करके प्लान है, पर ओपोनेंट्स का कहना यह है ये गिमिक है, ऐसे इनका इकोनॉमिकल वायबिलिटी नहीं है, ऐसे छोटे छोटे रिएक्टर्स बेच के कुछ नहीं होने वाला। तो आने वाले टाइम पे ये लोग क्या करेगा, बड़े बड़े रिएक्टर्स बनाने का प्लान है जो और खतरनाक बन सकता है। ऊपर से फास्ट रिएक्टर्स आर सेफर देन लाइट वाटर रिएक्टर्स हैज आल्सो बीन कॉल्ड इन क्वेश्चन। ये लोग तो ये बोल रहा था जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से नॉर्मल जो लाइट वाटर रिएक्टर से जिसमें वाटर कूलेंट यूज होता है उससे सेफ है, पर ये भी इतना क्लियर नहीं है, राइट। अब दोस्तों फाइनली ऑथर का कहना यह भी है कि पुराने जो यूएस प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल फोर्ड हो गया, जिमी कार्टर हो गया, ये सब प्लूटोनियम फ्यूल्ड रिएक्टर्स के कमर्शियलाइजेशन के अगेंस्ट थे। अब जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बना रहे हैं जिसमें प्लूटोनियम फ्यूल बन सकता है, तो इसके अगेंस्ट थे। प्रेसिडेंट फोर्ड ने यह तक अनाउंस किया था यूएस वुड नॉट सपोर्ट लैंड्स ऑन प्लूटोनियम फ्यूल। प्लूटोनियम फ्यूल के ऊपर हम कभी भी रिले नहीं होंगे क्योंकि ये खतरनाक बन सकता है एंड तब तक ये नहीं सोचेंगे जब तक वर्ल्ड कम्युनिटी कैन इफेक्टिवली ओवरकम द एसोसिएटेड रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो एसोसिएटेड रिस्क है वो काफी बड़ा है, इसका इंपैक्ट काफी ज्यादा है। इसे जब तक वर्ल्ड कम्युनिटी बचेंगे नहीं, ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक हम इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो पुराने यूएस प्रेसिडेंट्स का पॉलिसी के अगेंस्ट हो रहा ना अभी जो बिल गेट्स वाली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये ऑथर कह रहा है। तो दोस्तों यही था इस आर्टिकल में, जो मेजर पॉइंट्स है सब मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, उसके बारे में मैं और एक बार आपको बताऊंगा। ये जो यूरेनियम 238, 235, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, नाट्रियम रिएक्टर, ये सब के बारे में। तो इस आर्टिकल में इतने सारे टर्म्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने आपको यह सब बताने की, बेसिकली समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो अगले आर्टिकल में चलते हैं।